यामिनी कहती है, हाँ युग बाबू, जिस रात आपने अपने पिता को खोया था उस रात मैंने भी अपनी माँ को खोया था। उस रात सिर्फ आपके पिता की मौत नहीं हुई थी ग्रेवयार्ड कोठी में, बल्कि और भी बहुत कुछ हुआ था। एक बहुत बड़ा राज है जो उस रात ग्रेवयार्ड कोठी में दफन हो गया था। यामिनी की बातें सुनकर युग का सिर भारी होने लग जाता है। उसका सिर घूमने लग गया था। उसे यामिनी की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता था। युग परेशान होते हुए यामिनी से कहता है, ये तुम क्या कह रही हो यामिनी? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यामिनी युग को देखते हुए कहती है, बताती हूँ युग बाबू, मैं सब बताती हूँ। आज मैं आपको वो सच बताने जा रही हूँ जो मैं कभी नहीं चाहती थी कि आपके सामने आए। युग यामिनी को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, तुम किस सच की बात कर रही हो यामिनी? यामिनी नम आंखों के साथ युग से कहती है, युग बाबू, आप जानना चाहते हैं कि मैं आपकी जिंदगी में क्यों आई थी, क्यों बार बार आपके इतने करीब आने की कोशिश करती थी? युग खामोशी के साथ यामिनी की बातें सुनते रहता है, पलटकर कुछ नहीं कहता है। ऐसा लग रहा था जैसे यामिनी की बातों ने उसे शब्दहीन कर दिया था। यामिनी अपने दिल पर पत्थर रखते हुए कहती है, युग बाबू, मैं आपकी जिंदगी में इसलिए नहीं आई थी क्योंकि मैं आपसे प्यार करती थी, बल्कि मैं एक मकसद के साथ आपकी जिंदगी में आई थी, और वो मकसद था आपको मारना। मैं आपको मारने आई थी। जिस तरह मैं बाकी मर्दों को शिकार बनाती हूँ उसी तरह आपको भी अपना शिकार बनाने आई थी। युग नम आंखों के साथ ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं यामिनी, ये सच नहीं है। तुम फिर से झूठ बोल रही हो ना, मुझे बचाने के लिए, ताकि मैं तुमसे नफरत करूं, तुम्हारा साथ छोड़ दूं। यामिनी आंसू पोंछते हुए कहती है, नहीं युग बाबू, ये झूठ नहीं है, यही सच है। बाबा ने मुझे आपके पास आपको मारने भेजा था, पर मैं अलबेली आपसे प्यार कर बैठी। युग हैरानी के साथ यामिनी से पूछता है, मतलब तुम्हारे बाबा ने तुम्हें मुझे मारने को कहा था, पर क्यों? यामिनी जवाब देती है, मुझे नहीं पता युग बाबू। अभिमन्यु बीच में दखल देते हुए कहता है, क्यों यामिनी, क्या तुमने कभी अपने बाबा से पूछा नहीं कि वो क्यों चाहते थे कि तुम युग को मार दो? यामिनी जवाब देती है, पूछा था, कई बार पूछा था अभिमन्यु, पर वो हर बार बात को टाल देते थे। कहते थे वक्त आने पर तुम्हें खुद सब पता चल जाएगा, और वो वक्त कभी आया ही नहीं। मैंने भी बाबा पर ज्यादा दबाव नहीं बनाया, वही किया जो वो चाहते थे। आखिर बचपन से तो उनकी बात मानते आ रही थी, बिना कोई सवाल के वही करती थी जो वो कहते थे। कभी पूछा ही नहीं कि वो ये सब मुझसे क्यों कराते थे। पर वक्त के साथ धीरे धीरे मैं भी सब समझने लग गई कि मैं क्या हूँ और मेरा इस दुनिया में क्या अस्तित्व है। अभी भी युग की समझ में नहीं आ रहा था कि यामिनी क्या बड़बड़ाई जा रही थी, अपने बाबा के बारे में क्या कहना चाहती थी, क्या कराते थे उसके बाबा। यामिनी बचपन के पलों को याद करते हुए बोल पड़ती है, मुझे तो याद ही नहीं है कि मेरी माँ दिखती कैसी है, पर बाबा कहते थे मैं उन्हीं पर गई हूँ, हूबहू उन्हीं की तरह दिखती हूँ। अगर हम दोनों साथ खड़े हो जाएं तो कोई पहचान ही नहीं पाए कि माँ कौन है और बेटी कौन। युग यामिनी को बीच में टोकते हुए कहता है, तुम्हें कैसे याद नहीं यामिनी कि तुम्हारी माँ कैसी दिखती थी? यामिनी जवाब देती है, युग बाबू, बचपन से मैं अपने बाबा को ही देखते आ रही हूँ, उन्होंने ही मुझे पाला है। माँ को तो मैंने कभी देखा ही नहीं, याद ही नहीं कि उन्होंने मुझे पहली और आखिरी बार कब अपनी गोद में लिया था। बाबा ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। यामिनी एक लंबी आह भरते हुए अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, बाबा ने बचपन से मुझसे मेरी सच्चाई छुपाई, कभी बताया ही नहीं कि मैं भी एक यक्षिणी हूँ, कामेश्वरी यक्षिणी की बेटी हूँ। बचपन से बाबा ने मुझे इस दुनिया से छुपाए रखा, उनसे दूर रखा। कहते थे दुनिया बहुत खराब है, अगर इन्हें तुम्हारे बारे में पता चल गया तो ये तुम्हें मार देंगे। मैं हमेशा सोचती कि बाबा ऐसा क्यों बोलते थे, मुझे भी बाकी की लड़कियों की तरह खेलने क्यों नहीं देते थे। जो उम्र मेरे खेलने की थी उस उम्र में मुझे बाबा मंत्र गढ़ना सिखाते थे, अलग अलग यंत्र बनाना सिखाते थे, युद्ध अभ्यास सिखाते थे। कहते थे कि यही सब है तेरी जिंदगी में जो आगे चलकर तेरे काम आएगा, मैं तुझे तैयार कर रहा हूँ। यामिनी कुछ याद करते हुए कहती है, बचपन में बाबा ने तो मुझसे मेरी सच्चाई छुपाने की कोशिश करी, पर कहते हैं ना, आप अपने गुण को कितना भी छुपाओ वो किसी न किसी रूप में आपके सामने आ ही जाते हैं। मैं छोटी थी तो ऐसा लगता था जैसे नदियां मुझसे बातें कर रही हो। मेरे चाहने पर भी नदी के पानी का स्तर बढ़ जाता तो कभी चाहने पर कम हो जाता। ये पेड़ जो मेरे साथ हंसते थे, मेरे खुश होने पर झूमते थे, और जब मैं दुखी रहती तो बादल बरस जाते थे। ऐसा लगता था जैसे ये प्रकृति की हर चीज पर मेरा हक हो। मैं उससे जुड़ी हुई हूँ, मैं उनकी मौजूदगी को महसूस करती थी। मैं खुद समझ गई थी कि मैं एक आम लड़की तो नहीं थी, कुछ और ही थी। यामिनी लंबी आह भरते हुए आगे कहती है, बाबा ने भले ही मुझे कभी अपने और माँ के रिश्ते के बारे में नहीं बताया हो कि वो कैसे मिले, उनके बीच क्या कैसे हुआ, पर बाबा माँ के बारे में हमेशा बताते रहते थे, उनकी तारीफों के पुल बांधा करते थे। कहते थे तेरी माँ को भी फूल बहुत पसंद थे, फर्क बस इतना है कि तुझे कमल के फूल पसंद है और उसे चमेली के। उसे भी तेरी तरह प्रकृति से बहुत प्यार था,
कोई एक पत्ता भी तोड़ता तो दर्द उसे होता था, पर उसकी ही अच्छाई ने उसे डुबो दिया, जिस कारण हमें छुपकर ऐसे रहना पड़ रहा है। यामिनी कुछ मायूस होते हुए कहती है, सबसे छुप के रहने के कारण मेरा कोई दोस्त ही नहीं बन पाया। दोस्त बने तो वो जुगनू जिससे मुझे शक्तियां मिलती थी। वो जुगनू ही थे जो हमेशा मेरे साथ रहते। मेरे दुख के साथ ही मेरे अकेलेपन को उन्होंने अपने साथ बांट लिया था। मैं अक्सर बाबा से बचते हुए ग्रेवयार्ड कोठी के पास पहुंच जाया करती थी। ऐसा लगता था जैसे उस ग्रेवयार्ड कोठी में कोई है जो मुझे पुकार रहा है। वो ग्रेवयार्ड कोठी मुझे अपने पास खींचती थी, जैसे उससे मेरा कोई रिश्ता हो। पर बाबा को जब ये पता चलता कि मैं ग्रेवयार्ड कोठी के पास गई थी तो वो मुझ पर बहुत गुस्सा करते, मुझ पर चिल्लाते, कहते अभी वक्त नहीं आया तेरा वहां पर जाने का। अगर अगली बार ग्रेवयार्ड कोठी के पास गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? युग, अभिमन्यु और कछुआ तीनों खामोशी के साथ यामिनी की सारी बातें सुन रहे थे। उसका वो दर्द जान रहे थे जो वो बचपन से सहते आ रही थी। उसके दर्द में वो तीनों भी धीरे धीरे शामिल होने लग गए थे। यामिनी आज उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाना चाहती थी, वो कहानी जो उसके सिवा कोई नहीं जानता था। यामिनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, जब मैं बड़ी हुई और दुनिया को समझने लग गई तो बाबा और मैंने भी आम जिंदगी शुरू कर दी, पर सतर्क रहकर। बाबा मछलियां पकड़ने जाया करते तो मैं उन मछलियों को बेचा करती। रोंकामुचा घाट पर हम दोनों हमारी छोटी सी दुनिया में खुश थे, जिसमें बाबा और मैं थे। बाबा हमेशा कहते थे, शाम होते ही घर आ जाया कर, रात में मत भटका कर, जैसे उन्हें किसी चीज का डर हो। बाबा का बस चलता तो वो कभी मुझे मेरी सच्चाई बताते ही नहीं, पर जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ते जा रही थी एक बहुत बड़ी सच्चाई मेरा इंतजार कर रही थी, जिसका मुझे सामना करना था। अचानक से यामिनी घबराने लग जाती है, जैसे अभी भी वो खौफ के पल उसकी आंखों के सामने गुजर रहे हों। यामिनी कुछ हिचकिचाते हुए कहती है, मेरी सिर्फ उम्र ही नहीं बढ़ रही थी, बल्कि मेरे अंदर की काली शक्तियां भी बढ़ रही थी, जिसका एहसास मुझे मेरी चोटी से होने लग गया था। मेरी चोटी हद से ज्यादा बड़ी हो गई थी। मुझे मेरे अंदर काली शक्तियों का एहसास होने लग गया था। खून देखते मेरा मन मचलने लग जाया करता था, उसे पीने का मन करता था, हर मर्द के करीब जाने का मन करता था, उसे छूने का मन करता था। बाबा को मेरे हाव भाव देखकर ही पता चल गया था कि अब सच्चाई बताने का वक्त आ गया था, और फिर उन्होंने मुझे वो बातें बताई जो शायद मुझे कभी नहीं जानना चाहिए था। मैं आज भी सोचती हूँ काश वो बातें बाबा ने मुझे बताई नहीं होती। वो दिन मेरी जिंदगी में आया ही नहीं होता तो आज मैं और बाबा साथ में होते और हमारी वही पुरानी खुशहाल जिंदगी बिता रहे होते। इतना कहकर यामिनी चुप हो जाती है। युग तुरंत अगले पल पूछता है, तुम्हारे बाबा ने तुम्हें क्या बताया यामिनी? यामिनी एक लंबी आह भरते हुए कहती है, बाबा ने मुझे मेरी माँ के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वो कामेश्वरी यक्षिणी थी जिसे एक अभिशाप मिला था, जिसके कारण वो डायन बन गई थी, और कामेश्वरी यक्षिणी की बेटी होने के कारण वो अभिशाप मुझे लगा है। मुझे भी कामेश्वरी यक्षिणी की तरह मर्दों के शिकार करने पड़ेंगे, उन्हें मारना पड़ेगा, तभी मेरा सौंदर्य रूप बना रहेगा, वरना मैं बूढ़ी होने लगूंगी। मर्दों का खून मेरा यौवन था और उनका दिल मेरी सांसें थी। अभिशाप क्या था, किसने दिया था, क्यों दिया था, ये तो मेरे बाबा ने लाख पूछने पर भी मुझे नहीं बताया। कहते हैं हमारे पूर्वज जो पाप करते हैं उन पापों की सजा हमारी आने वाली पीढ़ी को भोगना पड़ता है, और मेरी माँ को जो अभिशाप मिला था वो मुझे भोगना पड़ा। एक ऐसा अभिशाप जिसकी मैं हकदार ही नहीं थी। मेरी गलती बस ये थी कि मैं उस यक्षिणी की बेटी थी जिसे एक अभिशाप मिला था, वो अभिशाप जिसने उसे देवी से एक डायन बनने पर मजबूर कर दिया था। अपनी कहानी सुनाते सुनाते यामिनी की आंखें नम हो गई थी। सिर्फ यामिनी की ही नहीं, वहां पर मौजूद युग, कछुआ और अभिमन्यु की भी आंखें नम हो गई थी। अब दिल में भी यामिनी के लिए हमदर्दी पैदा हो गई थी। उसे भी उसके दर्द का एहसास होने लग गया था कि बचपन से लेकर अभी तक उसने कितना कुछ सहा था और कितना कुछ सहना बाकी था। यामिनी अपने जीवन की दर्द भरी दास्तान आगे सुनाते हुए कहती है, बाबा के कहने पर मैंने अपने इस अभिशाप को भी कबूल कर लिया था और अपने आप को तैयार कर लिया था मर्दों का शिकार करने के लिए। मैं जानती थी ये आसान नहीं होने वाला था, पर मेरी किस्मत ही कुछ ऐसी लिखी थी कि मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकती थी। मर्द के साथ संभोग करके उसका खून पीना मेरी मजबूरी थी। मैं 21 की होने वाली थी और डायने अपना पहला शिकार 21 की उम्र में ही करती हैं। उसी वक्त उनका यौवन उन पर हावी होता है। मेरे जीवन का पहला शिकार करने का वक्त आ गया था। बाबा और मैं उसकी तैयारी में लगे हुए थे। अभिशाप के मुताबिक यक्षिणी को अमावस्या की रात मर्द के दिल की आहुति देनी पड़ती थी, तभी वो भेंट चढ़ता था जिसके लिए उसे पूजा करनी पड़ती थी। वो पूजा संपन्न करने के लिए उसे उन फूलों की आवश्यकता होती थी जिसमें उनकी जान बसती थी। हर यक्षिणी को अलग अलग फूल पसंद होते हैं। उन्हीं फूलों की महक से उनका बदन महकता रहता है। माँ को चमेली के फूल पसंद थे तो मुझे कमल के, और मुझे कमल के ढेर सारे फूलों की जरूरत थी जो गांव में मौजूद नहीं थे। वही लेने के लिए बाबा दूसरे गांव गए थे।
और जब वो कमल के फूल लेकर वापस आ रहे थे तब उनकी आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी युग बाबू। जैसे ही यामिनी ये बात बोलती है युग को याद आता है कि यामिनी एकदम सही बोल रही थी। उस रात जब युग रज्जन से ट्रेन में मिला था तो युग ने रज्जन के पास एक सफेद झोला देखा था जिसमें ढेर सारे कमल के फूल रखे हुए थे, और जब उसने उससे पूछा था कि वो इसका क्या करेगा तो रज्जन ने कहा भी था कि अमावस्या आ रही है और उसे पूजा की तैयारी करनी है। अब उसके सब समझ में आ रहा था कि रज्जन ने उस रात ऐसा क्यों कहा था। एक प्रकार से उसने सच ही कहा था। यामिनी आगे कहती है, जब बाबा ने उस रात आपसे बात करी और आपने उन्हें बताया कि आप युग हैं, लेखक बाबू के बेटे हैं, तो वो समझ गए थे। ग्रेवयार्ड कोठी के वापस खुलने का वक्त हो गया था। उस दरवाजे को उन 3 धर्म गुरुओं ने अपनी दैवीय शक्ति से बंद किया था, जिस कारण मैं और बाबा उसके पास भी नहीं जा पा रहे थे। तो खोलना तो दूर की बात थी। युग मन में सोचता है, मतलब उस रात यामिनी के बाबा ने जो 3 धर्म गुरुओं वाली बात बताई थी वो भी सच है, कोई कहानी नहीं। यामिनी फिर कहती है, बाबा ने जानबूझकर आपको यक्षिणी के बारे में बताया था। ग्रेवयार्ड कोठी के दरवाजे को खोलने से मना किया क्योंकि वो जानते थे जिस चीज के लिए वो मना करेंगे आप वही करेंगे। जब बाबा घर आए तो उन्होंने बताया कि उन्हें अमावस्या की रात किसे अपना शिकार बनाना है वो मिल गया है, और वो कोई और नहीं बल्कि आप थे। बाबा ने मुझे आपको अपना पहला शिकार बनाने के लिए कहा था और मैं भी तैयार हो गई थी। बाबा का कहना कैसे टाल सकती थी। यामिनी एक लंबी आह भरते हुए कहती है, मैं इंतजार में बैठी थी कि कब आप ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर निकले और कब मैं आपको अपना शिकार बनाऊं, पर फिर आप दिन में बाहर निकले बल्लू काका के साथ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। पर फिर रात को आप मुझे घाट पर फिर दिखे। उस नदी में उफान मैंने ही लाया था अपनी शक्तियों से, ताकि नदी पार करने के लिए आप मेरी मदद मांगे, और फिर जैसा मैं चाहती थी ठीक वैसा ही हुआ। आपको याद है आप नाव में ही बेहोश हो गए थे। युग कहता है कुछ नहीं, बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। यामिनी आगे कहती है, आपको सम्मोहित मैंने ही किया था। आपको देखकर मेरे बदन में एक अजीब सी आग लग गई थी, आपको छूने का मन कर रहा था। मैं तो उसी रात आपके साथ संभोग करके आपको मारने वाली थी, पर जब मैंने आपकी शर्ट के बटन खोला तो देखा आपके गले में एक लॉकेट था जिस कारण मैं आपको कुछ नहीं कर पा रही थी। यामिनी की बात सुनकर अभिमन्यु मन में सोचने लग जाता है, वो लॉकेट तो उसकी माँ ने दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ अनुराग अंकल ही नहीं बल्कि चित्रा आंटी को भी यक्षिणी के बारे में बहुत कुछ पता था। वो जानती थी कि युग को यक्षिणी से खतरा है, तभी उन्होंने उसके गले में वो लॉकेट पहनाया था। सदियों से है पुरानी